लास्ट क्लास हम लोग ये डिस्कस कर लिए थे कि अगर आपका कंपोजिट रेंट रहता है, कंपोजिट रेंट मतलब क्या था, जो जहाँ पे आपका फैसिलिटी भी मिलता है, मशीनरी भी मिलता है, अलोंग विद प्रॉपर्टी में आपने रेंट आउट किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी को अगर रेंट आउट करता है, उसका अगर इनकम आता है, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में आ गया है। फिर उसका बाद में अगर आपको फैसिलिटी कुछ मिलता है और वो फैसिलिटी का जो भी रेंट आपको मिल रहा है वो अगर सेपरेबल है, तो आप उसको पीजीबीपी और आईएफओएस में आप उसको टैक्सेबल कर सकता है। अगर लेकिन वो इनसेपरेबल है तो उसको आपको पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करना है, ना कि उसको आप हाउस प्रॉपर्टी में डाल देगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको हाउस प्रॉपर्टी में डालना नहीं है। अगर कोई भी अमाउंट आपको मिल रहा है एज ए कंपोजिट रेंट एंड द अमाउंट्स आर नॉट सेपरेबल, तब आप उसको पीजीबीपी या आईएफओएस में उसको टैक्सेबल करना है। अभी ये वाला हम लोग सम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अमृत ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। म्यूनिसिपलिटी वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 लाख। तो आपको पहले जीएवी निकालने के लिए, जीएवी किससे निकाल रहा था हम लोग को, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए मुझे जीएवी चाहिए। तो जीएवी में पहला स्टेप क्या था, आपको म्यूनिसिपलिटी वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर लेना था। तो यहाँ पे आपका हायर आ गया 2,52,000। फिर उसका बाद में आपको कंपेयर करना था किसका साथ, एक्सपेक्टेड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये हो गया आपका कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे मिलना कितना चाहिए, आपको इस हाउस प्रॉपर्टी से 2,52,000 मिलना ही चाहिए। लेकिन आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना है, आपको स्टैंडर्ड बोल के रखा है कि आपको 2,40,000 लेना है। तो विच एवर इज लोअर, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस अभी किसको करना रहता है, आपको एक्चुअल रेंट को पकड़ना पड़ता है। तो एक्चुअल रेंट कितना है आपका 23,000 पर मंथ, उसको आपको कंपेयर करना है। फिर उसमें से जो भी चीज़ क्या होता है, हायर होता है, वो हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेरा अभी किसको लेके चलना है, 2,40,000 को लेके चलना है। फिर एक्चुअल रेंट 23,000 इंटू 12 करना है। वो आपका कितना निकल रहा है, 23,000 इंटू 12 करने से आपका निकलेगा 2,76,000। तो विच एवर इज हायर, तो आपका जीएवी कितना हो गया, 2,76,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस कितना होता है, 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। अभी म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है आपका 2 लाख है, 2 लाख का 20% आपका कितना हो जाएगा, 40,000 हो गया। फिर यहाँ पे आ गया आपको 50% ऑफ टैक्स लेविड। आपने पेमेंट कितना किया है, टैक्स आपका बना है 40,000, टैक्स आपका बना है 40,000, लेकिन आपने पे कितना किया है, 20,000 पे किया है। तो म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस का जो भी आपको पेमेंट करना था, म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस को डिडक्शन आपको कैसे मिल रहा था, पेमेंट में या ड्यू बेसिस में। तो वो आपको पेमेंट का बेसिस में मिल रहा था, तो आपने जितना भी पेमेंट किया है उतना का ही डिडक्शन मिलेगा, और जितना का नहीं किया है उसको ड्यू बेसिस में हम लोग एक्सपेंसेस नहीं करता है। ड्यू बेसिस में आपको डिडक्शन किसका मिल रहा था, इंटरेस्ट का मिल रहा था। अगर इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन आपने लेके रखा हुआ है और उसका इंटरेस्ट आपने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आपका ऊपर ड्यू हो गया, मतलब आपको पेमेंट करना है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तब भी आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग दैट इंटरेस्ट। फिर आपको रिपेयर्स में कितना खर्चा हो रहा है, आपको 20,000। तो रिपेयर्स का आपको खर्चा मिलता है कि नहीं, वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% में ही मिल जाता है। 30% में अगर 20,000 से कम है तो मिल जाएगा, अदरवाइज ये भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में आ गया ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, आपको 5,000 आपने पेमेंट किया है, किस लिए, आपका बिल्डिंग के लिए आपने पेमेंट किया है। फिर उसका बाद में ही बोरोड ए सम ऑफ
कितना बोरो किया है आपका ये 12 लाख एट 10% पर एनम ऑन 1/7/2020। आपको असेसमेंट कौन सा साल के लिए करना था? 23-24 फाइनेंशियल ईयर ये हो गया आपका 22-23, 22-23 के लिए आपको कैलकुलेट करना था। और लेकिन आपने लोन कब लिया था? 1/7/20 में लोन लेके रखा था। और फिर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी 2022। लेकिन आपको कंप्लीशन भी करना था कि आपने लोन लिया है, लोन लेने का एक ड्यू डेट का अंदर अंदर आपको क्या करना चाहिए? कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो आपको वो उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शंस नहीं मिलता है। फिर आ जाता है क्या जीएवी में? जीएवी आपका क्या था? 2 लाख। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रेंट इतना मिल रहा था, 2,40,000 मिल रहा था। ये कहाँ से मिला 2,40,000? 2,40,000 आपको मिला इससे। विच एवर इज हायर दिस सब्जेक्टेड टू एसआर, ये अभी हो गया, तो आपका ये हो गया था आपका 2,40,000 था। स्टैंडर्ड रेंट अभी आपका 2,40,000 था, एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 हो गया। फिर 2,40,000 को आपको किसके साथ कंपेयर करना था? एक्चुअल रेंट का साथ में कंपेयर करना था। ये कहाँ से आया है? ये आपका 23,000 इंटू 12 आ गया। फिर उसका बाद में विच एवर इज हायर इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि आपका निकल रहा है 2,76,000। फिर उसमें से आपने आपका म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस कितना निकल रहा था? आपको पे करना चाहिए था 40, लेकिन आपने उसका 50% पेमेंट किया है, तो आपको डिडक्शन भी 50% का ही मिलेगा। तो आपने 40,000 का 50% निकाल लिया, वो हो गया आपका 20,000। तो आपका 276 का जीएवी से 20,000 आपने लेस कर दिया, लेकिन ये लेस जो किया है वो कौन सा बेसिस में करना चाहिए? ऑन पेमेंट बेसिस करना चाहिए। ये हो गया आपका 20,000। फिर आपका एनएवी निकला है 2,56,000। उसमें से आपको क्या निकलता है? फिर उसका बाद में आपको डिडक्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको जो जो भी खर्चा हुआ है, यहाँ पे जैसे आपको खर्चा क्या हुआ था कि आपने इंश्योरेंस का पेमेंट किया था, रिपेयर्स का पेमेंट किया था, यहाँ पे देखिए आपको उस सबका डिडक्शन बा उस सबका नाम का वजह से आपको लिस्ट आउट नहीं मिलेगा, उन सबका एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं दिखेगा। जितना भी खर्चा होता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्लूड रह जाता है। अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो आपको अलग से दूसरा कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना मिला? 30% ऑफ एनएवी। तो 2,56,000 का आपको 30% करना है। 2,56,000 का 30% करिए, आपका पास ये इतना आना चाहिए। 2,56,000 का आपको 30% कर दीजिए, 76,800 आ गया। फिर उसका बाद में आपको किसका मिलता है डिडक्शंस? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मिलता है। पहला आपको दो डिडक्शन मिलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने लोन लिया था उसका आपको इंटरेस्ट का मिलेगा। अगर आप पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है उसका ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। फिर इंटरेस्ट का आपको देखना चाहिए कि आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब किया है। कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट किया था 2 28 फरवरी 2022 में आपने कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है आपने इस डेट में। तो इस डेट का पहले का जितना भी इंटरेस्ट आपको आया होगा वो हो जाता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज देखना था कि प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड आपको फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग से स्टार्ट, जब से आपको लोन जब से शुरू हुआ है, स्टार्ट ऑफ लोन पकड़ना है। और यहाँ पे इसका पहले का जो मार्च आता है 2022 का पहले का मार्च कौन सा आएगा आपका? 31/03/2021 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ था? 01/07/2020।
1 जुलाई 2020 से 31/3/2021 तक आपका होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। 01/04/2021 से ये हो जाएगा आपका अभी तक, जो कि है आपका 2023। तो यहां तक आपको क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन में जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है उस इंटरेस्ट को आपको निकालना है, फिर उस इंटरेस्ट को आपको डिवाइडेड बाय 5 करना है। क्यों? क्योंकि आपको बोल के रखा हुआ है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आता है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करना है। तो आपको इस साल में कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाय 5 करिए, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आ गया है। वो आपको पहला साल में आपको इतना मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा वो आपको डिसाइड कर लेना है। तो आपको कोई भी एक साल में कितना मिलेगा वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकल जाएगा, उतना का ही आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकालना है। और फिर बाकी पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। इसको प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन को आपको दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने का बाद में जितना भी मिलेगा वो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपने इंटरेस्ट कितना लिया था, आपको 1,12 लाख लेके रखा था आपने। तो आपने लिया कब था, ये हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन 1/7/2020 से आपने लोन लिया था। तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब होता है, प्रीसीडिंग मार्च पे। जो भी आपका डेट था, आपका डेट था कंप्लीशन का डेट था 28 फरवरी 2022, उसका आगे का मार्च को पकड़ना है। उसका आगे का मार्च आता है आपका 31/3/2021। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लोन टू 31 मार्च 2021 आपका होता है 9 महीना। तो आपको निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लोन कितना का लिया आपने, 12 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। तो आपको पर एनम इंटरेस्ट निकल रहा था, तो उसको 9 मंथ्स के लिए निकाल लिया आपने। तो आपको इंटरेस्ट कितना गिरा था, आपको 90,000। तो 90,000 पूरा पूरी इंटरेस्ट होना चाहिए था। तो 90,000 को आपको डिवाइडेड बाय 5 करना है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेना है। तो आपको अभी प्री कंस्ट्रक्शन का नाम पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 18,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 18,000 को आपको इस बार का डिडक्शन क्लेम करना है। फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन में कितना है, आपको 12 लाख का 10% आपने निकाल दिया, 1,20,000 आ गया। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने का बाद में जो भी आया वो हो गया आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इन दोनों को आपको फिर लेस कर देना है, किससे, आपका एनएवी से। इन दोनों को लेस कर दिया, जो निकला वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे है कौन है, मिस्टर अशोक ओन्स 2 बिल्डिंग विच आर लेट आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। दोनों ही हाउस को क्या करके रखा हुआ है, लेट आउट करके रखा हुआ है। द रिलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। हाउस 1 क्या है, एक रेसिडेंशियल हाउस है और एक है आपका कमर्शियल बिल्डिंग है। ऑन्स 2 बिल्डिंग विच आर लेट आउट। अच्छा ठीक है, दोनों को ही आपको लेट आउट करके रखा हुआ है। एक हाउस हो गया रेसिडेंशियल, एक हाउस हो गया आपका कमर्शियल। एक का म्यूनिसिपलिटी वैल्यू है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 1,50,000, एक्चुअल रेंट मिल रहा है आपको 2,40,000, जो कि आपका क्या हो जाएगा, या इसको आपको जीएवी हो गया आपका 2,40,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी जीएवी आपका 6 लाख आ जाएगा। फिर म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस पेड कितना है, 2030 है। आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग के ऊपर में आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, आपने पेमेंट किया हो या नहीं पेमेंट किया हो, अगर आपने
लोन लेके रखा होगा वो भी बिल्डिंग का नाम पे, दोनों आउटस्टैंडिंग प्लस पेड दोनों का ऊपर में ही आपको डिडक्शंस मिल जाता है। हाउस लोन प्रिंसिपल रीपेड, प्रिंसिपल रीपेमेंट का ऊपर में आपको डिडक्शंस हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24 में नहीं मिलता है, वो आपको मिलेगा सेक्शन चैप्टर 6A में मिलेगा, वो यहाँ पे नहीं मिलना है आपको। तो फिर यहाँ पे आपको क्या कंप्यूट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट इनकम ऑफ मिस्टर अशोक अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो आपको निकालना है कि अगर मेरा ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इन दोनों में से आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि दोनों को अगर आपने लेट आउट करके रखा हुआ है तो आपका इनकम कितना होगा। ये वाला बिल्डिंग आपका कैसा था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, लेकिन इन सबको ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नहीं है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन वो क्या है, लेट आउट करके रखा हुआ है। आपने उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको रहने के लिए दे दिया और इसको बिजनेस को दे दिया, कमर्शियल को, दोनों ही बिल्डिंग क्या है, लेट आउट हुआ है। तो अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो इसका जीएवी निकलेगा, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो इसका जीएवी क्या होता, आपका नील रहता। तो यहाँ पे आपको जीएवी निकल गया कितना, 2,40,000 और यहाँ पे 6 लाख जो कि पहले से डिसाइडेड था। तो यहाँ पे आपको म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस आउटस्टैंडिंग के ऊपर में आपको डिडक्शंस नहीं मिला, जितना भी आपने पेमेंट किया है उसका डिडक्शन मिला, इन दोनों को लेस किया आपको मिला 2,20,000 और यहाँ पे आपको मिला 570। फिर आपको डिडक्शंस मिलेगा दो, एक है आपका 30% ऑफ NAV और फिर आगे आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 1,60,000 मिल रहा है। अभी इंटरेस्ट में क्या था आपको, वेदर यू आर पेइंग और नॉट पेइंग, आपको उसका ऊपर में कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, जितना भी आपका नाम पे हुआ होगा उतना का ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपने ये पेमेंट किया है, ये पेमेंट नहीं किया है, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे आपको मिला 1,60,000 और यहाँ पे आपको मिला 80 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 का मिला, यहाँ पे 80 का मिला। फिर उसके बाद में आपको लेस कर देना है फ्रॉम NAV, जो भी निकलेगा वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है आपका 6,000 कम आ रहा है और यहाँ पे आपका आ रहा है 3,000 और 3,19,000 आ रहा है। तो इन दोनों को आपको पहले ऐड करना है, अल्टीमेटली आपका पैसा कितना आएगा, 3,13,000। 3,19,000 किसका है, हाउस प्रॉपर्टी 2 का है, और हाउस प्रॉपर्टी 1 का आपका इनकम कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। ठीक है, 30% आपने NAV निकाल लिया है। यहाँ पे 66, 171, 66 प्लस 160 इज 226, 171 प्लस 80 इज 251। इन दोनों को आपने NAV से लेस कर दिया है, लेस करने के बाद में जो भी इनकम आया है वो आपने निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको यहाँ पे आप लोग का बुक में आना है, बुक में आपका पेज नंबर है आपका 173। 173 में आपको GAV का बारे में बताया गया है। वो क्या है कि म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस पेड लेवीड बाय क्या है, लोकल अथॉरिटी, उसका आपको डिडक्शंस कब मिलेगा, ये है कंडीशंस, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका है। फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस शेल बी कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। इट शुड बी एक्चुअली पेड इन द प्रीवियस ईयर। आपको अगर उसका डिडक्शन क्लेम करना है एंड अलाउज एज ए डिडक्शन सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो मतलब क्या है, आपको डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल किया है। तो पहला कंडीशन क्या है आपको, इट शुड बी एक्चुअली पेड, पैसा जाना पड़ेगा, पैसा नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा। इट मस्ट बी पेड बाय SSC, आपका बिहाफ में अगर किसी ने पेमेंट कर दिया है तो भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स और म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट shall not be allowed as a
डिडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, आपका बदले अगर आपका टेनेंट पेमेंट कर दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इट मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स पहले पेमेंट नहीं किया था, वो अगर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने सक्सेसिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने पेमेंट कर दिया है, तब आपको वेन एवर यू पे म्यूनिसिपल टैक्स you get deductions। ठीक है, आप जब भी पेमेंट करेगा तब आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या, इसका मतलब क्या है, आपने एडवांस में अगर टैक्स पेमेंट कर दिया है म्यूनिसिपल टैक्सेस तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। वो तो प्रीवियस ईयर का रिलेटेड नहीं हुआ, अगर एडवांस में पेमेंट करके रखा हुआ है तो आपको देखना है कि वो आगे का होना पड़ेगा और आपने उसको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, फिर आपको अगर टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी, जैसे आपका प्रॉपर्टी कहाँ पे है, फॉरेन कंट्री में है, और अगर फॉरेन कंट्री में आपने कोई भी फॉरेन लोकल अथॉरिटी को पेमेंट किया है आपका प्रॉपर्टी के लिए, उसको भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन फॉरेन कंट्री में जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसको या उसका इनकम का वैल्यूएशन आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, इनकम का टैक्सेबिलिटी इंडिया में करना होगा, तभी जाके आपको डिडक्शन भी यहाँ ही पे मिलेगा। अगर आपका क्या है, टैक्स एक्सीड्स जीएवी, मतलब क्या है, आपका जीएवी पकड़ लीजिए कितना आया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया है 100 रुपीज़, और आपका म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस आ गया अगर आपका 150 रुपीज़, तो आपका एनएवी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तब आपको क्या करना है, इन केस म्यूनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूड्स टैक्स पेड ऑफ सेवरल पास्ट ईयर्स, यहाँ पे पकड़ लीजिए नॉर्मली आपका म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस 50 होता है, तो आपने 3 साल से पेमेंट नहीं किया था, वो एक ही बार में पेमेंट कर दिया है। एक ही बार में पेमेंट कर देने से जब भी आप पेमेंट करता है उसी साल में आपको डिडक्शन मिलना चाहिए। आपने इस साल को पेमेंट कर दिया तो आपको तीनों साल का डिडक्शन मिल जाएगा। तो फॉर सेवरल पास्ट ईयर्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स सो पेड बाय द ओनर एक्सीड्स जीएवी, द नेट एनुअल वैल्यू कैन बी नेगेटिव। तो मतलब क्या है, आपका इनकम नेगेटिव हो सकता है। रिफंड ऑफ टैक्स, अगर आपको कोई भी पैसा म्यूनिसिपल टैक्स आपको रिफंड मिलता है, उस रिफंड को आप कहाँ पे टैक्स लगाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लगाना है। उसको हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेस का इनकम है। तो रिफंड ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर ए प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। एडवांस ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड, आपने क्या कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया। म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन एडवांस इज नॉट अलाउड। वो आपको कहाँ से पता चल गया था, वो आपको इस क्लॉज से पता चल गया था, इस कंडीशन से पता चल गया था। Municipal tax paid in advance is not allowed as the Act provides that the tax levied by any local authority in respect of property shall be deducted irrespective of the previous year in which the liability to pay such tax was incurred। ठीक है, तो ये आप समझ गया है। तो ये वाला भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, आपका कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू आपको निकालना है। पटना, आनंद, यह सब जगह में दिया हुआ है। आपका म्यूनिसिपलिटी वैल्यू आपका इतना दिया हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो जीए भी अगर दिया हुआ ही है तो आपको ये वाला देखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यू में कितना है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख, ये दे के रखा हुआ है। फिर उसका बाद में आपको जीएवी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो हम लोग को ये चीज़ देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि म्यूनिसिपल वैल्यू
वर्सेस FR वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट वर्सेस AR करने का बाद ही हम लोग GAV में आते हैं। अगर ये प्रोसेस ऑलरेडी क्रॉस हो गया है तो हम लोग इसको फिर से कंसिडर करने का मतलब नहीं बनता है। तो ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलरेडी है, तो इसी को लेके चलेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स आपको इतना इतना निकला हुआ है, तो ये किसका निकलता है, ये किस लिए दिया हुआ है, इसका अमाउंट दे के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसका परसेंटेज के लिए म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 12% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। फिर सीवेज टैक्स आपने पेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिलना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वाटर टैक्स आपने पेमेंट किया है तो उसका भी कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलना चाहिए। तो क्या है, इन केस ऑफ H3 म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 94-95, ये कितना है, आपने इतना पेमेंट कर दिया। कब पेमेंट किया है, 21-22 में पेमेंट किया था, हाँ ठीक है। टैक्स पेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 94 से 94-95 से 21-22 तक 2000 होना चाहिए था, उस 2000 को भी आपका इंक्लूड होके रखा हुआ है यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स में। वो किसका लिए, वो आपका H3 के लिए था। H4 में आपका म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है, 3000 है। ऐसे नॉर्मली आपको टैक्स कितना होना चाहिए था H3 में, 3 lakhs का 5%, ठीक है। तो आपका कितना होना चाहिए था, 15,000 होना चाहिए था। 15,000 का बदले आपने पेमेंट कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में अगर 2 लाख आपने पेमेंट कर दिया तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कितना किया है, आपने 3000 का पेमेंट किया है तो 3000 के मिलेगा H4 में। नॉर्मली आपको कितना करना चाहिए था, 4 लाख का 20% 80,000 करना चाहिए था, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, 3000, तो डिडक्शन भी आपको 3000 का ही मिलेगा। इन H6 all tax charged by municipality are paid to the extent of 80%। तो 80% में कैसे है, मतलब आपने 100% पेमेंट नहीं किया है, वो कहाँ पे नहीं किया है, H6 में नहीं किया है। इसका आपको कितना निकलना चाहिए था, 6 lakhs का 10% निकलना चाहिए। तो 10% अगर आपको निकलना चाहिए तो आपको कितना आ जाता है, 60,000 आ जाता है। तो अगर आपका 60,000 आ रहा है, 60,000 का आपने 80% पेमेंट करके रखा हुआ है, आपने 60,000 का 80% पेमेंट करके रखा हुआ है। तो 60,000 का 80% कितना होता है आपका, 48,000, ठीक है। इस 48,000 में भी आपने कितना पेमेंट किया है, 50% is paid by the owner and 30% is paid by the tenant। तो यहाँ पे आपको उसको इसी रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है। तो 80 इंटू 50 इसको करना है, 48,000 का कितना निकलेगा, वो आपको डिडक्शन मिलेगा। 30% जो भी आपका टेनेंट आपका बिहाफ में पेमेंट किया है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ कहाँ पे बोला है, वो अभी आपका पहले वाला पेज में मिल गया है, पेज नंबर 172 में इसका बारे में मेंशन है। तो पहले आपको देखना है कि मुझे नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। नेट एनुअल वैल्यू के लिए मुझे जीएवी चाहिए, जीएवी ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो फिर मुझे क्या है, डिडक्शंस मिला है। डिडक्शन कैसे मिला है, ये तो ऑलरेडी बताया हुआ था, 5,000 ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये डिडक्शन है। इसका 10% मिलेगा, ये भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे 2,50,000 आ गया था, 2,50,000 में से फिर आपका क्या है, यहाँ पे 2,50,000 में से आपका क्या है, आपने 2 लाख का पेमेंट पुराना साल था, ये 95 से 2021-22 तक था शायद, तब वो आप 2 लाख का पेमेंट करके रखा हुआ था। बाकी जो आपका 15% रह गया था वो आपने इस साल को पेमेंट किया है, ये 2 लाख का। नॉर्मली आपको पेमेंट करना चाहिए था 15,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस 3% 5% ऑफ 3 lakhs, वो होता है आपका 15,000। 15,000 प्लस आप 2 लाख पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2,15,000। 2,15,000 का आपको डिडक्शन मिल गया। सेम चीज़ यहाँ पे आपको डिडक्शन मिला है। तो इन सब डिडक्शन को आपको क्या करना है, लेस कर देना है। लेस करने का बाद में आपको जो भी मिलेगा वो हो गया आपका क्या, NAV।
लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपल टैक्सेस का साथ में आपको सीवरेज टैक्स और वाटर टैक्स का भी आपको डिडक्शंस मिल गया है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका म्यूनिसिपल टैक्स का ही अगर पार्ट है तो ये आपको मिल जाएगा। अगर टैक्स का पार्ट नहीं होगा तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो ये आपको डिडक्शन ये सब का मिलेगा। फिर उसका बाद में आपको क्या है, 1 लाख था, 1 लाख में से आपने 5000 टैक्स में दे दिया, फिर उसका बाद में जो भी बचेगा आपका वो हो गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। डिडक्शन भी आप लोग ने देख लिया था अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 पार्ट में डिवाइड करना था। फिर पहला वाला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना था, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टू इमीडिएटली मार्च 31 तक आपका रहेगा। प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन में आपको उसका पीरियड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को लेना है, और उसका बेसिस में ही आपको जितना भी इंटरेस्ट निकलेगा उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देना है, और उसका ही आपको ईच ईयर डिडक्शन मिलता रहेगा अप टू 5 ईयर मिलेगा आपको। चलिए, तो अभी आपको देखना है इलास्ट्रेशन नंबर 48 देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 टू 23-24 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लोन कब लिया है आपने, 2014 को, 1 जनवरी ऑफ 2014 को 5 लाख एट 12% पर एनम आपने लोन लिया है। तो कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ है आपका, 1/8/2014 से, लेकिन आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से शुरू हो जाएगा, सर डेट ऑफ बोरोइंग से। डेट ऑफ बोरोइंग और कंस्ट्रक्शन विच एवर इज, कंस्ट्रक्शन से शुरू होता है, डेट ऑफ बोरोइंग से नहीं होगा। डेट ऑफ बोरोइंग में अगर कंस्ट्रक्शन का मेंशन नहीं है तब जाके आपको डेट ऑफ बोरोइंग लेना चाहिए, अदरवाइज क्या है आपका कंस्ट्रक्शन से लेना है। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल के रखा है, ये आपका हो गया प्री कंस्ट्रक्शन बोला है, तो आपको पहले देखना है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का 31 मार्च कब है। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 31 मार्च को ही कंप्लीट हुआ है। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होगा, 31 मार्च ऑफ 2019 का पहले वाला 31 मार्च में, प्रीसीडिंग 31 मार्च में होगा। तो इसका प्रीसीडिंग 31 मार्च कितना है आपका, 2018। 18। तो 18 आ गया, यहाँ पे एंड होगा। शुरू कब होगा, आइदर लोन जब से लिया है, कंस्ट्रक्शन जब से स्टार्ट हुआ है, विच एवर इज लेटर होगा। आपने कंस्ट्रक्शन पहले किया होगा तो आपका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, या अगर आपने लोन लेके रखा हुआ है तो विच एवर इज लेटर। तो पहले आपको पहले देखना पड़ेगा कि मुझे कंस्ट्रक्शन अगर बाद में किया है तो जब से कंस्ट्रक्शन किया है तब से ही मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कंस्ट्रक्शन कब किया था, 1/8/2014 से, तो 1/8/2014 से 31/3/2018 तक ये हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको कैलकुलेट करना है, फिर उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं कि आपको डेट कौन सा चाहिए था। आप अगर बोल रहे हैं कि ये डेट ऑफ लोन से शुरू होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ बोरोइंग विच एवर इज लेटर लिखा हुआ है। जो भी सबसे लेट में हुआ होगा वो वहीं से शुरू होना है। तो आपका एग्जाम्पल में क्या है, पहला 1 जनवरी में आपने लोन लिया था, लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन उसका बाद में हुआ है, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी बाद से ही शुरू होगा। ठीक है,
तो आपको आ जाना है फिर से आपका इलास्ट्रेशन नंबर 48 में। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से शुरू होगा, यहाँ से 31 मार्च 2018 तक रहेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1/8/2014 टू 31 मार्च 2018 हो गया। फिर 1/4/2018 से ये कब का है आपका कंस्ट्रक्शन, कब से चल रहा है आपका, जब से, उसका बाद से जितना भी आएगा वो हो गया आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन। उसमें भी आपका कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने सर रीपे, लेकिन हाँ बोले। सर कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुआ है 2019 में, तो जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंस्ट तो वो 19 के बाद होगा क्या? हाँ 19 का बाद से नहीं होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन तब होता है, सेम चीज़ है यहाँ पे। फिर से आपको देखना है आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म कब हुआ है, 31 मार्च 2019 को, ठीक है, 31 मार्च 2019 को ख़त्म हुआ है। तो आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ है इस महीना में, तो इसका पहले में क्या होना पड़ेगा आपका, प्रीवियस अप टू प्रीवियस मार्च ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको आपको प्री कंस्ट्रक्शन का एंड पीरियड मानना है। तो 2019 में ख़त्म हुआ है तो उसका आगे का मार्च को पकड़ना है, उसका आगे का मार्च कितना है, 2018 का मार्च है। तो 2018 से आपका 14 से 18 तक ये क्या हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया, इसमें आपको डाउट नहीं है। फिर उसका बाद में जितना भी डेट आता है, सर मतलब 01/04/2019 से जो भी डेट आएगा वो हो जाएगा आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। आपका क्वेश्चन क्या था कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से शुरू होना चाहिए, हाँ सर, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/4/19 तो वही, से हाँ सर शुरू हो, मैंने वही बोला कि मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना। 1 अप्रैल से शुरू होगा आपका। 1 अप्रैल से आपका शुरू नहीं होगा, आपका शुरू कहाँ से होगा बताइए तो आपको, यहाँ पे ख़त्म कब हुआ है, यहाँ पे 31 मार्च, प्री सर कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म, कंस्ट्रक्ट, हाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब हुआ है, सर 2018 पे 18 को 31 खत्म हुआ है। मार्च तो उसका बाद में ही आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, 1/4/2018 से ही आपका शुरू हो जाएगा। भले ही आपने कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2019 को ही ख़त्म किया हो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है कि आपने कंस्ट्रक्शन ख़त्म किया है 31/3/2019 को, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपका 1/4/2018 से ही आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो जा रहा है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ही है, ये हाँ किस लिए सर। हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल के रखा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका शुरू कब होता है या ख़त्म कब होता है, ख़त्म होता है आपका डेट ऑफ कंप्लीशन का प्रीसीडिंग 31 मार्च में। सिंस योर डेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑन 31 मार्च 2019, तो उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च कौन सा है, 03/2018 है। यहाँ पे आपका पीरियड खत्म होता है, प्री कंस्ट्रक्शन एंड्स हियर। तो अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन खत्म यहाँ पे हो रहा है तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू कब होगा, 1/4/2018 से शुरू हो जाएगा। भले ही आपका कंस्ट्रक्शन हो या ना हो, ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में ही देखना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में आपको, ये कौन सा डेट था, 1/8/2014 से 31 मार्च को प्री कंस्ट्रक्शन पकड़ना है, और बाकी सबको इसका नेक्स्ट डेट से ही आपका क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पकड़ना है। वो आगे रह सकता है, एक्चुअल में आपका डेट बाद में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है, लेकिन इसको भी हम लोग पोस्ट कंस्ट्रक्शन में ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको निकालना है इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेगा आप, आपको लोन कितना मिला है, 5 लाख का मिला था। कब मिला था, 1 जनवरी में मिला था। तो 14/15 जो कि ख़त्म कब होता है आपका, 1/1/2014 को लिया है, आपका ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2015। तो यहाँ पे आपका कितना महीना हो गया, अप्रैल से मार्च, आपका जनवरी से मार्च कितना महीना आएगा आपका, सर यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ना, क्योंकि आपने बोला था ना कि कंस्ट्रक्शन पीरियड और लोन विच एवर इज लेटर, तो हाँ, तो विच एवर इज लेटर, ये ये कौन सा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन तब आपका, करेक्ट, ये आपका कौन सा आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 आने से आपका कितना हो रहा है, 8 महीना ही हो रहा है। ये किस लिए किया है, क्योंकि आपको ये प्री कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो प्री कंस्ट्रक्शन में तो ये 1/4 का तो डेट नहीं था आपका, तो आपको पकड़ना कौन सा पड़ेगा, 1/8/14। 1/8/14 कहाँ से मिला था, क्योंकि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होता है विच एवर इज लेटर से। तो इसीलिए आपको कौन सा पकड़ना पड़ रहा है, 1/8/2014। 1/8/2014 से 31 मार्च को आपको कितना महीना निकल रहा है, 8 मंथ्स निकल रहा है। 8 मंथ्स में इंटू आपको कितना देना था परसेंटेज, 12% का आपको इंटरेस्ट निकालना था। तो 12% का इंटरेस्ट में कितना निकलेगा आपका, 5 लैक्स इंटू 12% आपने निकाला, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 आपने कर दिया है, तो आपको कितना निकलेगा, 40,000 निकल जाना चाहिए। ठीक, तो इधर पे 40,000 निकला है। फिर 15-16 में आपका ये 5 लाख से 4 लाख कैसे हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था 1 अप्रैल 2015 में आपने पेमेंट कर दिया। ये तो मार्च तक था, फिर वहाँ से आपका 1 लाख आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 4 लाख आ गया। लेकिन यहाँ पे 4 लाख में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 2018 में। तो इस साल में भी आपको पूरी डिडक्शन लेना है। तो 4 लाख का 12% आपको निकालना है, 48,000 निकल जाएगा। यहाँ पे भी 16-17 में भी आपको कोई भी रीपेमेंट नहीं है, इसका भी 12% निकाल लीजिए। 17-18 में भी कोई भी रीपेमेंट नहीं है, 48,000 निकलेगा। रीपेमेंट डायरेक्ट आपका कब था, 1/4/2018 में था। तो 31 मार्च तक आपने इंटरेस्ट कितना एक्रू किया है, 1,84,000, और इस 1,84,000 को आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपका आएगा 36,800 आ जाएगा। 36,800 आ गया, तो फिर आपको प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का बेसिस में ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। आप इसको कितना इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो आपको इंटरेस्ट भी 5 टाइम्स मिलेगा सेम अमाउंट का, 1 2 3 4 5। तो ये आपको प्री कंस्ट्रक्शन का डिडक्शन मिल गया है। तो कब मिला है ये, लेकिन आपको 18-19 से मिलेगा, क्योंकि आपको वो कंप्लीशन कब हुआ है, 18-19 में ख़त्म हुआ है। कंस्ट्रक्शन आपका भले ही 2019 में ख़त्म हो, लेकिन आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ख़त्म कब होता है, 31/3/2018। तो मतलब आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब हो गया, 1/4/2018। तो 1/4/2018 में अगर आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो प्री कंस्ट्रक्शन का आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो यही डेट से शुरू होगा, ना कि आपका इस डेट में शुरू होगा। इस डेट में आपने कंस्ट्रक्शन ख़त्म किया, तो आप बोलेगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो मेरा इधर से मिलना चाहिए, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड को आपने
अलग अलग जब करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये 2018-19 में ही मेरा कंप्लीशन हो जाना चाहिए था। बाय रूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शंस मुझे यहीं से ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको मिल गया। फिर उसका बाद में आपको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, फिर यहाँ पे 4 लाख का बाद में आपने कितना पेमेंट कर दिया था, 2018 को आपने पेमेंट कर दिया था, जो कि आपका रह गया था 3 लाख। 3 लाख में से फिर आपने 12% निकालना है, जो कि आता है 36,000। 36,000 का बाद में भी फिर आपने रीपेमेंट किया था, फिर उसको लेस करना है, फिर उसका परसेंटेज निकालिए, ये अमाउंट निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से आपको टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप लोग को पूछना है तो बताइए आप लोग। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी सेम ही है, आपका प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आप लोग एक बार ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेगा। पेज नंबर है आपका 178।